हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ग्लोबल इरशाद पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर से 12th बोर्ड के लिए हिस्ट्री के शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स लेकर के आया हूँ। ये वीडियो इस सीरीज़ का सेकंड पार्ट है, पार्ट 2 है। और इन क्वेश्चन आंसर के पॉइंट्स को आप सभी लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर लिखने में भी यूज़ कर सकते हैं। ये वहाँ भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। मेगास्थनीज के बारे में प्रश्न है, यानी चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न है ये। तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था। तो ये मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, तो इसके पॉइंट को आप लिख सकते हैं कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज ने क्या किया था, एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जो मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में अच्छी जानकारी हमें देती है। अब देखिए अगला प्रश्न कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, जो ये पाटलिपुत्र है जिसको अभी के दौर में आधुनिक काल में पटना कहते हैं, तो उसकी स्थापना किसने किया। इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया। और पाटलिपुत्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है और एक पॉइंट है जिसके में आप एक लॉन्ग टैप में भी और शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। जैसे पाटलिपुत्र क्या है, मगध की राजधानी थी और सबसे पहले राजधानी जो है राजगिरी रही है, लेकिन बाद में फिर पाटलिपुत्र उसकी राजधानी रही है। तो इस तरह से आप पाटलिपुत्र के बारे में आप कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखिए कि उस समय जो है कई चीनी यात्री भारत आए, चाइना से भारत आए थे। वो भारत भ्रमण पे आए और भारत में ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने किया, खास करके बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की है। तो प्रश्न है कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया था। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। देखिए दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, फाहियान और हुएनसांग। तो फाहियान पहले आया, बाद में हुएनसांग आया। तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया और हुएनसांग जो आया था वो हर्षवर्धन के काल में आया था। ठीक है, इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया। चलिए मैं इसमें आपको डेट बता देता हूँ, तो किस साल में 414 एडी से 415 एडी के बीच में इसकी स्थापना की गई थी नालंदा विश्वविद्यालय की। ठीक है, तो ये गुप्त शासक थे, गुप्त साम्राज्य के शासक थे कुमार गुप्त। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये नालंदा अभी कहाँ है, नालंदा एक ज़िला का नाम है जो पटना से 90 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में पड़ता है। तो इसको आप लिख सकते हैं इसमें नालंदा के विश्वविद्यालय के पॉइंट्स की इसके बारे में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जैसे कि इसका पुस्तकालय बहुत ही अच्छा पुस्तकालय था, यहाँ बाहर के स्टूडेंट आके पढ़ते थे और एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी ये। ठीक है, आवासीय विश्वविद्यालय थे और बहुत सारे बौद्ध मठ वहाँ थे। ठीक है, इससे कुछ कुछ पॉइंट्स हैं। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं कि मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज कौन था, मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का दूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया वो। और एक बात याद रखनी है, किसी की पुस्तक थी जिसका नाम है इंडिका। ठीक है, इंडिका पुस्तक है और उस इंडिका पुस्तक में आपको मौर्य शासन के, मौर्य साम्राज्य के जो प्रशासन है और बाकी चीज़ों की जानकारी हमें उसके पुस्तक से मिलती है। चलिए अगला प्रश्न है कि शक संवत का आरंभ किसने किया। शक संवत का आरंभ किसने किया। तो शक संवत का आरंभ कनिष्क ने किया, कनिष्क ने किया। ठीक है, शक संवत का आरंभ किसने किया, कनिष्क ने किया। तो कनिष्क एक बहुत इंपॉर्टेंट शासक रहा है हिंदुस्तान में और कनिष्क की ही शासनकाल में बौद्ध संगीति
कि जो चतुर्थ जो संगीति है, बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति, मतलब कि चौथा जो उनका जो मीटिंग होता है कहाँ, कश्मीर में, तो वो कनिष्क के ही राज में उसकी सभा होती है। और उसी समय ही बौद्ध धर्म दो भाग में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। ठीक है, तो शक संवत किसने शुरू किया? कनिष्क ने शुरू किया। चलिए अब अगला प्रश्न है, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय है इसमें, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार देता है क्या कि नालंदा में है, ऐसा नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है पाकिस्तान में, अभी वर्तमान के पाकिस्तान में ही तक्षशिला विश्वविद्यालय है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में सबसे पुरानी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में से एक है। अब तक के ज्ञात स्रोतों से पता चलता है कि हिंदुस्तान में और बाहर के सभी देशों को मिलाकर के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। और इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में हमारे जो ये थे चाणक्य ने अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसलिए ये विश्वविद्यालय बहुत ही फेमस विद्यालय रहा है। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 कि भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की किस पुत्री के नाम से मिला है? भूमिदान अभिलेख, देखिए अभिलेख तो पता है आपको, जो भी अभिलेखें होते हैं उसमें भूमिदान के बारे में जो लिखा था, तो भूमिदान अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त के नाम से है। पर प्रभावती इस नाम को पॉइंट याद कीजिए, कभी ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है कि पहले क्या था कि पुत्री को पिता के मतलब पिता की तरफ से कोई उसको कोई भूमिदान नहीं दिया जाता था या उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं दिया जाता था, कुछ इस तरह का था। लेकिन ये बड़े बड़े जो राजा के साम्राज्य में ऐसा नहीं होता था, और कुछ ऐसा एग्जाम्पल है, इसीलिए ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि प्रभावती गुप्त एक ऐसी पुत्री थी, मतलब किसी साम्राज्य में, कि जिसको भूमि की प्राप्ति हुई थी पिता की तरफ से, और उसी पर उसने भूमिदान अभिलेख भी लिखी गई थी। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9, किन शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया? तो देवपुत्र मतलब कि देवपुत्र बहुत बड़ा मतलब टाइटल, मतलब कि भगवान से अपने आप को जोड़ते थे वो लोग, ये कुषाण लोग कहते थे। कुषाण शासकों ने अपने नाम के पहले देवपुत्र की उपाधि लगाया था। ठीक है, कुषाण के लोग। अब अंतिम प्रश्न देखिए आज का, कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? तो हरिसेन द्वारा प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सिंपली लिख सकते हैं, एक वर्ड में लिख सकते हैं कि संस्कृत भाषा में, एक सेंटेंस बना सकते हैं कि हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो चलिए, इस तरह से मैंने आपके लिए 10 प्रश्न कवर किया है, और इन 10 प्रश्न से आपके कुछ उत्तर आपके मतलब जो वेरी शॉर्ट और लॉन्ग में भी कुछ पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।